नया सीएम बन रहे हैं ना। आप आज रिजाइन करेंगे एज एन एमपी? नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 3 दिसंबर के दिन राजस्थान में कमल क्या खिला, महंत बालकनाथ योगी चर्चाओं में आ गए। आपको बता दूं कि रिजल्ट आने के बाद अब तक प्रदेश के मुख्यमंत्री के चेहरे पर सस्पेंस अब तक बरकरार है। मुख्यमंत्री की रेस में वसुंधरा राजे से लेकर दिया कुमारी, गजेंद्र सिंह शेखावत और महंत बालकनाथ योगी, इन लोगों के नाम इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। लेकिन महंत बालकनाथ योगी, जो हाल फिलहाल में तिजारा सीट से विधायकी का चुनाव लड़कर जो जीते हैं, उन्होंने अपने अलवर संसदीय सीट से सदस्यता का त्याग कर दिया है और इस्तीफा दे दिया है। और इस बीच उनका एक 6 सेकंड का वीडियो वायरल हो रहा है। जब रिपोर्टर उनसे पूछता है कि क्या वो अपने सांसदीय सदस्यता का त्याग पत्र देंगे, तो इस पर बालकनाथ योगी संसद की तरफ दौड़ते हुए नजर आते हैं। उनका ये 6 सेकंड का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि संसद में दौड़ने वाले महंत बालकनाथ योगी अब जो कि राजस्थान की सरकार में एंट्रिंग की हो चुकी है, तो सरकार में रहकर राजस्थान में किन लोगों को दौड़ा कर ये किन की अब लंका लगाने वाले हैं, देखिए। आप रिजाइन करेंगे आज? आप आज रिजाइन करेंगे एज एन एमपी? तो अब कुछ समय बाद स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी कि आखिरकार राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन जब तक ये साफ नहीं हो पाती, मैं आपको बता दूं कि धर्म ज्ञान पर मैंने ही महंत बालकनाथ योगी जी का इंटरव्यू लिया था और इस इंटरव्यू में मैंने उनसे उनके मुख्यमंत्री बनने के भी सवाल किए और इस बीच उनसे ये भी पूछा कि आप जैसे ही सरकार में आएंगे तो आप पहला काम क्या करेंगे। तो उन्होंने क्या कुछ कहा था कि आखिरकार किन को वो दौड़ा कर किन की क्लास लेने वाले हैं, देखिए उनके इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। नए भारत की नई तस्वीर में एक और योगी की एंट्री हो चुकी है, जिनके लिए भी यही कहा जा रहा है कि आ रहे हैं भगवाधारी, राज तिलक की करो तैयारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत है जिनका धर्म ज्ञान में आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, बात हो रही है अलवर से सांसद, मस्तनाथ मठ के मठाधीश और साथ ही साथ मस्तनाथ विश्वविद्यालय के चांसलर महंत बालकनाथ योगी जी। महंत जी, आपका सबसे पहले तो स्वागत। मैं सबको नमस्कार करता हूं, आप सबको प्रणाम, आप सबके लिए शुभकामना भगवान से प्रार्थना करता हूं। जी, आप लाखों लोगों की इंस्पिरेशन है, लाखों लोग आपको फॉलो करते हैं और धर्म ज्ञान में भी आपकी एक ह्यूज फैन फॉलोइंग है। 6 साल की उम्र में आपने सन्यासी का रास्ता चुना, अध्यात्म की दुनिया से आप जुड़ी, आज आप महंत भी हैं और सांसद भी हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो महंत से सांसद तक का जो ये आपका जो अब तक का जो सफ़र रहा है, इसमें नो डाउट चुनौतियाँ बहुत होंगी, लेकिन कभी आपको ऐसा लगा कि जब आपके कभी कदम डगमगाए हों? देखिए, ऐसा है कि संत का जीवन और राजनीतिक जीवन जी, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। थोड़ा बहुत अंतर आप कह सकते हैं कि राजनीतिक के अंदर कुछ पारिवारिक लोग जो अपने गृहस्थ जीवन को भी निर्वाह करते हैं और साथ साथ में सामाजिक जीवन को भी, समाज की सेवा के लिए भी अपना जीवन देते हैं। लेकिन हमारा तो मूल ध्येय केवल और केवल समाज और जनता की सेवा करना और इस प्रकृति के उत्थान के लिए कार्य करना। संत बनने के बाद भी एक संन्यास परंपरा के अंदर कोई व्यक्ति संन्यास जीवन को धारण करता है तो उसका भी मूल ध्येय यही होता है, ना कि भगवान की पूजा करना, आराधना करना, भजन पाठ करना। ये व्यक्तिगत स्वार्थ है, ये तो मूल ध्येय है ही, लेकिन वो हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ है। लेकिन हमारा जो कर्म है, जो हमारा मूल ध्येय है इस जीवन का, और इस जीवन के अंदर मूल जो दायित्व हमारा होना चाहिए, वो समाज और प्रकृति के उत्थान के लिए कार्य होना चाहिए। उसी भाव से ईश्वर ने हमको इस मनुष्य योनि में हमको जन्म दिया है। चुनौतियाँ कोई किसी प्रकार की चुनौतियाँ नहीं है। व्यक्ति के अंदर कोई महत्वाकांक्षा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, केवल और केवल सेवा भावना है। जितना समय पर अवसर मिला, उतना सेवा करने का मौका मिला, उतना ही हम सौभाग्यशाली हैं। किसी को ये जीवन भी तो एक पल का है, जीवन और मृत्यु जी, ये इतना ही तो समय है। और इस जीवन के अंदर हम जीवन जीते हैं, जीवन के अंदर अनेकों कर्म करते हैं, अनेकों कार्य करते हैं, वो भी तो एक पल है।
इसी प्रकार से सेवा का भी आपको जितना समय मिलता है वो भी एक पल है, उसमें चुनौतियाँ उस व्यक्ति के लिए कोई चुनौतियाँ नहीं रहती, क्योंकि उसका कोई स्वार्थ नहीं है उसमें। जितना अवसर मिलेगा उतना ही अच्छा है, जितना भगवान ने हमें अवसर दिया, जितना लोगों ने अवसर दिया, उतनी हमारा सौभाग्य कि कुछ पल तो हमें मिले, कुछ क्षण तो हमें मिले सेवा करने का, और ये सौभाग्य की बात रहती है। चुनौतियाँ किसी प्रकार की हम तो समझते नहीं हैं, और सामान्य रूप से इस सेवा के मार्ग पर चलते रहना है और जनमानस की, अपनी संस्कृति की, अपने देश की सेवा करना है। बिल्कुल, देश सेवा को आपने हमेशा सर्वोपरि रखा है। मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि आप नाथ संप्रदाय से आते हैं, देश के उत्थान में नाथ संप्रदाय की कितनी बड़ी निर्णायक भूमिका हमेशा से रही है? देखिए, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ एक तरह से भगवान शंकर के अंश के रूप में महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी ने इस पूरे संसार को योग साधना का ज्ञान दिया। और महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी ने विशेषकर अपने इस सनातन धर्म और पूरी मानव जाति के लिए एक विशेष रूप से उनका आशीर्वाद और स्नेह और ज्ञान रहा कि किसी बात का, किसी तरह का भी कोई भेदभाव नहीं समाज में। सभी व्यवस्थाओं को तोड़कर और समाज में सभी लोगों का एक तरह से सम्मान हो, एक भाव से सम्मान हो, और सब लोग मिलकर एक स्वर के साथ में आगे बढ़े। इस प्रथा को तोड़ने का उन्होंने बहुत अपने जीवन, उनके ज्ञान के माध्यम से और नाथ संप्रदाय के योगेश्वरों के भी माध्यम से हम सबको इस ज्ञान का अनुभव हुआ, और इस ज्ञान के माध्यम से हमारा नाथ संप्रदाय निरंतर समाज के अंदर एक पूरा समाज, व्यवस्थित समाज हो, और सब ही अपने कर्मों के प्रति उनका विशेष भाव हो व्यक्तियों का। उस रूप से नाथ संप्रदाय के योगेश्वरों ने महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी के ज्ञान पर चलकर कार्य किया। वर्तमान में ये भी रिसर्च में आया है कि अपने देश के ऊपर बहुत लंबे समय पर मुग़लों का राज रहा और उसके बाद अंग्रेज़ों का राज लगा। तो लोगों ने रिसर्च किया कि इतना लंबा कालखंड एक सभ्यता पे, एक संस्कृति के ऊपर विदेशी ताकतों का राज रहा है, जिन्होंने क्या नहीं किया अपने समाज को, अपने हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को ख़त्म करने के लिए, लेकिन फिर भी सनातन धर्म ख़त्म क्यों नहीं हुआ। आज भी उसका अस्तित्व उतना ही वैभवशाली है जितना पूर्व में था। आज भी हमारा इतिहास, हमारी परंपराएं, हमारे जितने भी स्थान देखेंगे वो उतने ही ऊर्जा और ताकत और विश्वास के साथ में जनमानस के लिए कल्याण कार्यों में जुड़े हुए हैं। हमारे स्थानों की महिमा जुड़ी हुई है, उनकी परंपराएं जुड़ी हुई हैं। ये क्यों ख़त्म क्यों नहीं हुआ? तो उसमें मूल संतों का ध्येय आया कि संतों ने जिस प्रकार से, विशेषकर नाथ संप्रदाय के योगेश्वरों ने पूरी इस अपने लोगों को जिस तरह से धर्म के साथ में जोड़ के रखा, अपने संस्कारों के, अपनी संस्कृति के साथ में जोड़ कर रखा, और साथ ही साथ में जो लोग आक्रामकता थे या दूसरे धर्म को मानने वाले लोग थे, उनको भी इस प्रकार से कनेक्ट करके रखा कि वो भी हमारे नाथ संप्रदाय में दीक्षित हुए, और उनके मन में ऐसी हमारे समाज के, हमारे संस्कृति के प्रति हीन भावना ना हो। ऐसे ज्ञान के माध्यम से उनका भी एक तरह से, उनकी भी बुद्धि का विकास करने का काम नाथ संप्रदाय या अन्य सभी संप्रदाय के योगेश्वरों ने किया। तो नाथ संप्रदाय की महिमा, तो मैं ये कहता हूँ कि नाथ संप्रदाय एक मूल है सनातन का। जिस प्रकार से समझाने को तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हम ज़मीन को गड्ढा करते हैं, कुआं खोदते हैं, उसमें से पानी निकलता है जी, इतना ही मात्र है। लेकिन ये जल बनता कैसे है, इस विषय को जानोगे तो नाथ संप्रदाय और महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी को जानो कि जल बनता कैसे है, जल निर्मित कैसे हुआ, वो महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी की महिमा को हम जान पाएंगे। और मैं मानता हूँ कि भगवान शंकर के शिव स्वरूप आदिनाथ भगवान शिव के इस संसार की रचना को हम जान पाएंगे, वही गुरु गोरक्षनाथ जी का स्वरूप है। अब अगर मुझे लगता है थोड़ा पॉलिटिक्स में चलते हैं, धर्म से थोड़ा सा निकल के, जब से पार्टी की तरफ से आपको एक नई जिम्मेदारी मिली है, प्रदेश उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे, राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट हो गई है कि अब राजस्थान का योगी कांग्रेस का सफाया करेगा राजस्थान से। किस प्रकार कर पाएंगे आप? क्या रणनीति है आपकी? देखो, योगी जी भी आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आए हैं जी। आज योगी जी की कार्यशैली को पूरा देश और पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है। उसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली को भी उनसे बढ़कर पूरा विश्व आज उनकी कार्यशैली की प्रशंसा करता है। कोई भी राष्ट्र अध्यक्ष किसी भी देश में माननीय प्रधानमंत्री जाते हैं तो ऐसा सम्मान हमारे देश का आज़ादी के बाद में हम लोगों को देखने को नहीं मिला। हमारा हो सकता जीवन, हमारा जन्म बहुत 20-30 साल पहले, 25 साल पहले हुआ होगा, लेकिन विषय, वीडियोज़
उस समय की रिपोर्टिंग, पत्रकारिताओं, न्यूज़पेपर के माध्यम से सुनने को, पढ़ने को मिलता। आज भी आप 70 साल पहले क्या होता था, कैसे होता था, तो आप जान सकते हो। लेकिन वर्तमान में जैसे प्रधानमंत्री जी ने अपने देश का सम्मान और गौरव पूरे विश्व पटल पर बढ़ाया है, और ये पार्टी की विचारधारा ही है, ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, जिसमें राष्ट्र सेवा और राष्ट्र के उत्थान का ही मूल ध्येय है। राष्ट्र के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का मानने वाला क्यों ना हो, वो हर सुख सुविधा उस व्यक्ति तक पहुँचे। सरकार की योजनाएं हर पहाड़ की चोटी तक भी पहुँचे और दूर रेगिस्तान में बसने वाले एक सामान्य गरीब परिवार तक भी पहुँचे, जंगल में रहने वाले आदिवासी परिवार तक भी पहुँचे। इस प्रकार की हमारी राष्ट्र भावना, क्योंकि हम अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम अपने राष्ट्र को एक सर्वसंपन्न राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और राष्ट्र तभी संपन्न बनता है जब उसके नागरिक एक सुखद वातावरण की अनुभूति करेंगे, उसके नागरिकों में वो हर ज़रूरत का सामान उनके पास, उन सुख सुविधाएं होंगी, शिक्षा समय पे हो, स्वास्थ्य समय पे हो, सुख सुविधाएं समय पर हो, रोड हो, बिजली हो, कनेक्टिविटी हो, हर तरह की सुविधाएं उन तक रहेंगी, तभी हमारा राष्ट्र संपन्न कहलाएगा। उस भाव से ये भारतीय जनता पार्टी काम करती है। उसी की देन है माननीय प्रधानमंत्री जी, उसी की देन है योगी जी, उसी की देन है हमारे अन्य राज्यों के भी सभी मुख्यमंत्री। और मैं मानता हूँ कि हमारी विचारधारा कार्य करती है। विचारधारा का पालन करने वाला व्यक्ति जो मूल रूप से उसका स्वच्छ मन से पालन करता है, तो उस व्यक्ति को प्रसिद्धि मिलती है, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी को मिली। और इस विचारधारा को चलते हुए हमें तो सौभाग्यशाली कि हमें सेवा करने का अवसर मिला है। और मैं तो इतना ही कृतज्ञ हूँ, आत्मीयता से कृतज्ञ हूँ कि अलवर की क्षेत्र की जनता ने ही सब कुछ किया है, गुरुजनों के आशीर्वाद से ही सब कुछ हुआ है कि मेरे इस जीवन को ये सौभाग्य मिला है कि मैं इस लायक हूँ, कि मैं लायक बन पाया कि मैं लोगों की सेवा कर पाऊँ। जहाँ भी गया हूँ, जहाँ भी जाऊँगा, जहाँ भी आगे इस जीवन के अंदर बढ़ पाऊँगा, तो केवल और केवल उसमें सारा का सारा श्रेय हमारे अलवर की जनता को और हमारे गुरुजनों को जाता है। मेरा तो केवल इतना ही ध्येय है और इतना ही मेरा धर्म और कर्म बनता है कि पूरी निष्ठा से, पूरे भाव से, पूरी आत्मीयता से उनकी सेवा करूं, क्योंकि उनके कारण ही आज मुझे कोई जानता है, कोई पहचानता है। उनकी सेवा में कोई भी कमी मेरी तरफ से ना रहे, इतना ही मैं अपने जीवन का एक ध्येय मात्र मानता हूं, इतनी ही मेरा एक जीवन का उद्देश्य मानता हूं। और उसी के फलस्वरूप आप सब जो देख रहे हैं कि तो सेवा का अवसर है, हमें सेवा की कृतज्ञता के भाव से उस सेवा को पूर्ण रूप से निष्ठा से करना चाहिए। आप संत समाज से आते हैं, इसलिए अभी हाल ही में गहलोत सरकार की तरफ से मैं पढ़ रही थी कि उन्होंने 22 पुजारियों की नियुक्ति की है, जिसमें से 8 महिला है। सबसे खास बात ये है कि यहाँ सरकार ने मंदिरों में गैर ब्राह्मणों की नियुक्ति की है। आपके इस पर क्या विचार है? नहीं, देखिए, ये कोई बात ही नहीं है गैर ब्राह्मण। बात है कि उस विषय को, उसका ज्ञान व्यक्ति में होना चाहिए। किस जाति से, किस धर्म से, इसका कोई विषय ही नहीं है। भगवान के प्रति आस्था हो, भगवान की पूजा विधि को मानने वाला हो, भगवान की पूजा विधि को अपने आत्मीयता से करने वाला हो, बस ये भाव होना चाहिए। उसके बाद में किसी भी जाति धर्म का कोई व्यक्ति हो, ये प्रथा तो नाथ संप्रदाय ने बहुत समय से ही इसको प्रथा थी ही नहीं। समाज के लोगों ने कुछ ऐसी कोई प्रथा, ना किसी हमारे देवताओं ने हमारे धर्म ग्रंथों में कहीं ऐसा लिखा ही नहीं है जी। ये तो समय समय पर लोगों ने अपने अपनी सुविधा अनुसार इनको उपयोग किया है। समाज में हर स्तर का, हमारे तो वाल्मीकि जिन्हें हमारी रामायण लिखी है, ये इससे बड़ा उदाहरण कोई हो ही नहीं सकता। गहलोत जी का काम है राजनीति करना, और वो जमकर राजनीति इन पिछले 4 महीनों से कर रहे हैं। उनको केवल और कुछ नहीं दिख रहा। आज के समय पर वो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो, अरे आपने 4.5 साल तक तो जनता को लूटा, खून के आंसू रुलाए, युवाओं के साथ आपने क्या किया, उन युवाओं से पूछो, उनके परिवारों से पूछो। एक नहीं 18 बार भर्ती जो है कि पेपर लीक हुआ जी। इतना खर्चा उनका, इतना पैसा उनका लगा, और फिर भी आज तक उनका युवा नौकरी नहीं लग पाया है। उसके साथ साथ में जिनकी आयु निकल गई, जिनके कोई परिवार में दुर्घटना हो गई, पता नहीं क्या क्या ऐसी परिस्थिति किसी कारण, उनके कारण, इस कार्य के कारण बनी है, उनसे पूछा जाए, किसानों से पूछा जाए, जिनसे आप 4 साल पहले, 4.5 साल पहले झूठ बोलकर इस सत्ता में आए हो। आपराधिक स्थिति को आज राजस्थान में देखा जाए कि सरेआम गोलियां चलती हैं, सरेआम पुलिस के
मुंह पर चेहरे पर मिर्ची डालकर अपराधियों को गैंगवार होती हैं। जी। ये क्या स्थिति राजस्थान की? धर्म यात्राओं पर आप आज पुजारी की आपको याद आई है, आप वही गहलोत हैं जो आप एक धारा 144 लगाकर हमारी धार्मिक यात्राओं पे प्रतिबंध लगाते हैं। आप वही गहलोत हैं कि जो हमारे नागरिक हमारे त्यौहार को, पर्व त्यौहार को मनाने के लिए अपने छत पर, अपने मकान की छत पर भगवा ध्वज लहराते तो उस पर आप प्रतिबंध लगाते हो। आप वही गहलोत है जो तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देते हुए आप जोधपुर के अंदर फतवा जारी करते हो कि रोज़ा त्यौहार को देखते हुए जो विशेष लोगों का एक एरिया है उसमें लाइट की सुचारू व्यवस्था रखी जाए, उसमें 1 मिनट भी लाइट नहीं काटी जाए। आप वही गहलोत हो जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए आप एक समाज के लोगों कर आप रोज़ा इफ्तार पार्टी देते हो, और उसमें भी ऐसे ऐसे लोग जो ये आपका एक संगठन चलता है, मैं तो ये मुस्लिम संगठन कोई ऐसा है जो देश की विपरीत गतिविधियों में काम करता है, उसके आपराधिक लोग आपके उसमें पाए जाते हैं। तो ये जिस प्रकार का आपका जो नाटक है वो दिख रहा है जनता को, आप जिस प्रकार से सोचते हैं, जिस प्रकार से काम करते हैं, चुनावी खाली ढकोसला है अपने पक्ष में, क्योंकि जो आपने लूट खसोट की है, जो राजस्थान को अपमानित और बदनाम करने का काम किया है, अब सोचते हैं कि ऐसा प्रशासन बना के आप वोट ले लेंगे। जनता को मूर्ख समझा आपने। ये जनता सब जानती है कि 4.5 साल तक तो आपने उसकी गाड़ी कमाई को लूट लिया, अपने विधायकों को खुला छोड़ दिया। सरेआम उन लोगों ने अपनी अपनी विधानसभाओं में गुंडागर्दी की, अवैध रूप से ज़मीन अलॉट करना, ठेकेदारी करी उन्होंने। मैं तो ये कहता हूँ कि कांग्रेस के आज जितने भी ये नेता हैं, विशेषकर राजस्थान के, ये सब प्रॉपर्टी के दलाल बन चुके हैं। प्रॉपर्टी के दलाल हैं। जिस तरह से गुंडों के अंदर माफिया होते हैं ना, ये प्रॉपर्टी दलालों के माफिया बन चुके हैं। सब में हिस्सेदारी, मेरा कितना प्लाट, तू कॉलोनी काटेगा तो मेरा कितना हिस्सा होगा, खान जो इतना भी अपना खनन का विषय हो उसके अंदर इनकी हिस्सेदारी। क्या जनता को पता नहीं है? तो ये सब चीज़ें कुछ नहीं करेंगी। लेकिन यही लोग भाजपा पे बीते 9 सालों से एक सबसे बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा कुछ नहीं करती है, धर्म की राजनीति करती है, महंगाई पे कुछ नहीं बोलती है, बेरोजगारी पे कुछ नहीं बोलती है, चाहे केंद्र में आपकी सरकार हो या फिर प्रदेशों में आपकी सरकार हो। सबसे बड़ा बीते 9 सालों से यही राग अलाप रहे। इसका क्या आप जवाब? इनके झूठ पर क्या बोला जाए? जब कोई विषय होगा तो बोला जाएगा ना। भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी हर विषय को गंभीरता से लेकर उस पर कार्य कर रहे हैं। इन लोगों ने देश का बंटाधार कर दिया, देश को लूट लिया, देश को खोखला कर दिया। इन लोगों ने उसको बनाने में आज देश लगा है और उसका नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ये देश की जनता का है और देश की संपत्ति देश की जनता की है, और उसी विषय को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी लगे। जो चीज़ें इनको कभी पसंद नहीं है, इनको उन चीज़ों में, क्योंकि इन्होंने तो लूटा है ना देश को। आज इनकी लूट बंद हो चुकी है। आज इनकी जो एक नेतागिरी चलती थी वो नेतागिरी बंद हो चुकी है। आज जो जिस प्रकार से शोषण करते थे लोगों का वो बंद हो चुका। आज ट्रांसपेरेंसी देश में आ चुकी है। ये उससे परेशान है, ये अपने भविष्य से परेशान है, क्योंकि लुटेरे हैं। तो इनकी लूट, जैसे चंबल की घाटी में डाकू खत्म हो गया, आज से 60 साल पहले वहाँ पर डाकू देखे जाते थे, अब चंबल की घाटी में डाकू देखे जाते हैं क्या? ऐसे ही ये डाकू हैं जनता के लुटेरे। ये धीरे धीरे पतन पर जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। इसलिए ये अर्गनल आरोप माननीय प्रधानमंत्री जी पर और बीजेपी पर लगाने का कार्य करते हैं। जनता उनके साथ में, जनता दिख रही है ना। आज इतने प्रदेशों में, राज्य सरकारों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज देश में सांसद तो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के हैं, विधायक है तो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के, पंचायत प्रतिनिधि तो विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, फैन फॉलोइंग है तो कार्यकर्ता है तो भारतीय जनता पार्टी के। तो क्या वो ऐसे ही हैं? ऐसे ही लोग आए हैं। लोगों को विश्वास है तभी तो लोग दिख रहे हैं। तो इनकी तो ये बातें केवल इनकी अपनी राजनीति की ज़मीन को बचाने के लिए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और मैं फिर एक ही बात कहता हूँ कि ये कांग्रेस समझती है जनता को मूर्ख। आज जब अयोध्या में राम मंदिर का इतनी भव्यता के साथ निर्माण हो रहा है तो कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी दल यही कह रहे हैं कि भाजपा राम मंदिर का पूरा क्रेडिट ले रही है और इसी क्रेडिट पे 24 का चुनाव भी लड़ेगी। राम तो सिर्फ भाजपा के ही नहीं है, हमारे भी हैं। तो फिर बनाया क्यों नहीं मंदिर? आज तक क्यों सुनवाई होती नहीं थी? आपके लोगों ने तो हलफनामा दिया कोर्ट में कि राम तो थे ही नहीं। ये किसने बोला था? और भाजपा क्रेडिट नहीं, ये तो देश की जनता क्रेडिट ले रही है, क्योंकि देश की जनता की जो चाहत थी, जो उनका एक सपना था, केवल भाजपा ने तो उसको पूरा किया है। उनसे जो वादा किया था उसको पूरा किया। ये सपना तो देश का था, देश के लोगों की चाहत थी। एक एक बुजुर्ग, एक जो आज से 500 सालों तक जो हमारे पूर्वज थे, उनके सबके सपना था एक, सबसे वो कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी त्याग सकते थे, अपनी जान हो कुछ भी, वो राम मंदिर देखना चाहते थे।
ये तो उनका सपना पूरा हुआ है। केवल भाजपा ने तो उनके सपने को स्वीकारते हुए उसका ध्येय बनाया, उसका संकल्प लिया कि हम आपके सपने को पूरा करेंगे, और वो भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो इसीलिए जनता उनके साथ में है। बीते 4.5 सालों से आप प्रदेश की जो लॉ एंड ऑर्डर की जो हालत बहुत ख़राब हो रही है उसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं, आप रैलियां भी निकालते हैं, आंदोलन भी करते हैं। उसे देखते हुए हाल ही में मैं आपके सामने प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का एक ट्वीट सामने रखना चाहती हूं। उन्होंने हाल ही में एक ट्वीट किया कि हमारे लिए महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जोधपुर में भयावह गैंग रेप के बाद 3 आरोपियों को महज 2 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया था। भाजपा मणिपुर की शर्मनाक घटना में सिर्फ एक आरोपी को पकड़ने में 77 दिन लग गए। अपराध पर जवाब देने का समय कांग्रेस का 2 घंटा और भाजपा का 77 दिन। क्या इसका जवाब आप दे पाएंगे? गहलोत जी तो हर विषय को राजनीति में करते हैं, और गहलोत जी जितने लोगों को जुठलाने का काम करते हैं ना, आज की तारीख में कोई नहीं करता इस देश के अंदर राजनीतिक व्यक्ति। मेरा विषय है कि आपराधिक घटनाएं हो क्यों रही हैं, लोग मर क्यों रहे हैं, लोगों को धमकियां क्यों मिल रही हैं, महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं हैं। जी। एक स्टेट राजस्थान में ऐसा भी है कि जहां पर चोरी करना, मतलब महिलाओं को तो छेड़ना तो अलग बात, कि चोरी करने से भी आदमी 100 बार सोचता है। और यहाँ राजस्थान है कि यहाँ पर अपराधी अपराध करते टाइम सोचता नहीं, बल्कि उसको सोशल मीडिया पे डालता है, अपना बड़प्पन समझता है। फैशन, राजस्थान में तो फैशन बना दिया गहलोत सरकार ने। अपराध हो ही क्यों रहा है? अपराध हो गया और उसके बाद में किसी को पकड़ना, ये तो कोई आपका व्यवस्था नहीं रही ना। व्यवस्था वो होती कि अपराध हो ही ना, वो आपकी कानून व्यवस्था और आपकी कानून के अंदर आपकी सरकार की उस अपराध के प्रति जो आपका कार्य होना चाहिए, उस अपराध को रोकने के लिए, ताकि एक के साथ में जो हो, उसके बाद में उस जैसे लोगों को, सोचने वाले लोगों को, 100 को, सैकड़ों को वो संदेश जाए। क्या वो संदेश देने का काम किया आपने? आपकी पुलिस पर लोग हमला कर देते हैं, सरेआम लोगों को मार देते हैं, सरेआम रोज़ की घटनाएं। ये नेशनल जो क्राइम रिपोर्ट है उसके अंदर जो डाटा आया है वो क्या आपने और मैंने थोड़ी बनाया है। सर्वे के आधार पर, FIR के आधार पर आज राजस्थान नंबर 1 है महिलाओं के साथ अत्याचार में। तो ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना, वास्तविकता आज राजस्थान की जनता जानती है ना, कि आज वहाँ बाहर शाम को, रात्रि को 9 बजे, 10 बजे, 8 बजे बाहर निकलने से डर लगता है। ऐसी स्थिति आज राजस्थान की गहलोत राज शासन में बन चुकी है। ये स्थिति किसके कारण बनी? आपके कारण, क्योंकि आप अपराधियों को संरक्षण देते हैं। आपके राज्य में जो ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग हैं उनको भय नहीं लगता पुलिस प्रशासन का, उनको भय नहीं लगता कानून का, क्योंकि उनको पता है कुछ नहीं है, 2 दिन बाद में कोई गवाह नहीं मिलेगा, क्योंकि गवाह को भी धमका देते हैं, 2-4 दिन जेल में रहना है और उसके बाद जमानत होकर बाहर आ जाएंगे। ये तो फैशन बन चुका है राजस्थान का। तो ये राजस्थान की जनता समझती है, और इसका निर्णय आने वाले चुनाव में आपको बताएगी भी जनता, और आपको बाहर बिठाएगी। इससे जुड़ा सवाल है, इन भयावह हालातों से राजस्थान को बाहर निकालने के लिए अगर आपको मौका मिले, जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ जी को मिला, जो जिनके आते ही देखिए यूपी अब पूरी तरह से गुंडा माफियाओं से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। जनता आपसे जानना चाहती है, क्या आपके आते ही यूपी की जो तस्वीर है वो राजस्थान में भी दिखेगी? हमारी कोई महत्वाकांक्षा नहीं, मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूँ। हम तो कृतज्ञ हैं, बहुत ही हमारे पे तो कृपा हुई है जनता की, भगवान की, हमारी पार्टी की, जो हमें इस योग्य समझा है, और निष्ठापूर्वक अपनी पार्टी की सेवा कर रहे हैं। आज भी हम सेवा ही कर रहे हैं, कल भी सेवा ही करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हम अपनी सेवा, अपने लोगों की सेवा निरंतर करते रहेंगे। और ये तो मैंने आपको जैसे प्रथम में कहा है, तो पार्टी ही, हमारी विचारधारा ही ऐसी है कि इस विचारधारा के अंदर केवल जनता की सेवा और राष्ट्र के लोग ये जानना चाहते हैं कि आपके आते ही क्या राजस्थान गुंडा माफियाओं से जो गैंगस्टर जितने सब मुक्त हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही मुक्त हो जाएगा जी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही ऐसी है कि जिसके आने के बाद में ऐसी आपराधिक गतिविधियां करने वाले लोग आपको नज़र नहीं आएंगे। और मैं तो कहता हूं कि जो लोग आज राजस्थान में पनपे हैं, दूसरे राज्यों से भी राजस्थान में आकर शरण जिन्होंने ली है, ऐसी आपराधिक सोच रखने वाले, अपराध कार्य करने वाले, ऐसे चाहे राजनीतिक लोग क्यों ना हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। आप समय से या तो अपना राशन कार्ड बंगाल का, कर्नाटक का, कहीं का बनवा लो और समय से पलायन कर जाओ,
अन्यथा यहाँ पर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में आपको कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी, ना भागने की जगह मिलेगी, ना छुपने की जगह मिलेगी। क्योंकि राजस्थान की जनता को जो जिस प्रकार से आपने खून के आंसू रुलाए हैं और इन कांग्रेस के लोगों ने जिस प्रकार से राजस्थान की जनता को लूटा है, ये तो गजनबी से भी बड़े चोर निकले हैं। वो तो लूट कर दिखता तो था कि वो जाता था अपने देश में लेकर जी। इन्होंने तो अपना यहीं खाया और यहीं दबाया लोगों का, मतलब कि उनके सामने लूटकर उनके सामने दिखा और रहे हैं। इतना बुरी तरह से उन्होंने जो राजस्थान को लूटा है, इनके किए की सज़ा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर निश्चित रूप से मिलेगी। क्योंकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि भ्रष्टाचारी को किसी भी सूरत में वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और कानून का राज होगा और विकास ही राजस्थान की प्राथमिकता होगी। कांग्रेस में से ही अगर सचिन पायलट आए भाजपा में तो किस तरह से आप स्वागत करेंगे? सचिन पायलट को तो जिस प्रकार से आज के समय में गहलोत ने जिस प्रकार से गांधी परिवार को ठेंगा दिखाया है, सचिन पायलट का तो कुछ रहा ही नहीं, कुछ उसके लायक छोड़ा ही नहीं। उसके समाज को, उसको, उसके परिवार को सब तरह से इस गहलोत ने अपमानित और लज्जित किया है। और मैं मानता हूं कि समाज उसका निर्णय चुनाव में करेगा। सचिन पायलट जी का क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो वो स्वयं जाने या राम जाने, लेकिन ये गहलोत का क्या होने वाला है वो मैं जानता हूं कि इसका और इस सरकार का पतन अब निश्चित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आप सबसे ज़्यादा करीबी हैं, आप और वो दोनों नाथ संप्रदाय से आते हैं, आपके लिए वो क्या मायने रखते हैं व्यक्तिगत? देखिए, हम दोनों एक ही संप्रदाय से हैं और हम दोनों नाथ संप्रदाय से ही दीक्षित हैं। उनकी मौजूदगी में आप देखिए, हम पार्टी के हैं, हमारी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी, योगी जी भी उसके लिए कार्य करते हैं, मैं भी उसके लिए कार्य करता हूँ। हम दोनों एक संप्रदाय से हैं, हम दोनों वो अनुभवी हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वो कार्य कर रहे हैं। हम सबको भी आप सबका मार्गदर्शन मिले और हम इतना ही चाहते हैं पूरी जनता जनार्दन का, सब जनमानस का मार्गदर्शन मिले, अच्छे रास्ते पर हमको चलाए। और ये जीवन में जो सेवा हमको मिली है, ये सेवा, क्योंकि ये सेवा सफल होगी तो नाम आप सबका ही होगा जी। जिन लोगों ने हमें बनाया उनका नाम होगा। मेरी सेवा सफल होती तो नाम किसका होगा? जो मुझे बनाने वाले उनका नाम होगा, मेरे अलवर की जनता का नाम होगा, मेरे गुरु परंपरा का नाम प्रधानमंत्री देख रही है, मेरे गुरु का नाम महान होगा। हम तो इतनी प्रार्थना करते हैं कि जीवन में अब इस सेवा के अंदर हम इस सेवा के कार्य में हमारा जीवन सफल हो और हमारा जीवन भी धन्य हो और कृपा पात्र रहे। बस इतना ही हमारा उद्देश्य है। दो सवाल, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इंदिरा जी के दौर में करपात्री महाराज जी हुए, जिनके बारे में मैंने पढ़ा, जन आंदोलन उन्होंने किया, गौ माता के अस्तित्व को लेकर जो लड़ाई लड़ी गई और काफ़ी लोग मारे गए उसमें, संतों सन्यासी से लेकर। बिल्कुल। अब देखिए ना, केंद्र में भाजपा, मतलब आप लोगों की सरकार है और ज़्यादातर देश के राज्यों में भी भाजपा है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार गौ हत्या पर पूरी तरह से देशव्यापी प्रतिबंध कब लग पाएगा, क्योंकि बहुत से कमेंट्स आते हैं, लोग जानना चाहते हैं। देखिए, जनमानस की भावनाओं का ही असर होता है कि जिससे धीरे धीरे देश में जाकर उसके प्रति कानून बनता है जी। जनता का ही ये स्वप्न था, एक भावना, एक पूरा जन जागरण रहा देश में, राम मंदिर बना। ये विषय भी है। निश्चित रूप से गौ माता ही हमारा माता है एक तरह से हमारे सनातन की जी। उसका सम्मान और उसका सर्वधन होना चाहिए। तो धीरे धीरे चलकर ये चीज़ें बनेंगी, क्योंकि आज जो देश विरोधी ताकतें हैं वो भी एक तरफ काम कर रही हैं। हमें उन ताकतों से भी लड़ना है, हमें देश का विकास भी परस्पर आगे बढ़ाना है, देश के लोगों को सेवा भी परस्पर आगे बढ़ानी है। इस सब विषयों को साथ लेकर धीरे धीरे चलकर इन सब विषयों पर काम भी होगा। और मैं मानता हूँ कि आने वाले समय पर 24 के बाद में माननीय प्रधानमंत्री जब आगे जाएंगे और उस समय पर जब 28-29 का समय आएगा तो आपको देश की तस्वीर अलग मिलेगी और इन सब चीज़ें ये ख़त्म हो चुकी होंगी। देश में एक राजनीति बदल चुकी होगी, जिस प्रकार की अब ये कांग्रेस के लोग जो राजनीति करते ख़त्म हो चुकी होगी पूरी तरह से, और देश एक नई दिशा की तरफ आगे
बढ़ना शुरू जो कर चुका है उसका परिणाम देखने को मिलेगा। इसी दिशा में एक देश एक कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो विपक्ष की तरफ से विरोध हो रहा है, अभी समय नहीं है, तमाम जो विपक्षी पार्टीज़ कर रही हैं, तो ओवैसी और मदनी जैसे जो बाकी लोग भी हैं जो धर्मगुरु है, मुस्लिम धर्मगुरु, माना जा रहा है कि इससे धार्मिक आज़ादी सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचेगी व्यक्ति की धार्मिक आज़ादी को, तो इन चीज़ों से कैसे निपटा जाएगा? इसमें धार्मिक आज़ादी में क्या नुकसान पहुंच रहा है? देश के संसाधन हैं, देश की व्यवस्थाएं हैं, प्रकृति की मर्यादाएं हैं, उसके ऊपर आपको एक नियम का पालन करना होता है। उस नियम के पालन से आपकी धार्मिक आज़ादी को कौन भंग कर रहा है? एक कानून, एक संविधान, हम सब एक ही तो हैं। फिर ये इस बात को क्यों कहते हो कि हम सब एक हैं? जब हम सब एक हैं तो एक स्वरूप से रहे ना, साथ में सब एक मिलकर रहें, एक कानून का पालन हम सब लोग करें, एक व्यवस्था का पालन हम सब, ये जीवन जीने की व्यवस्था ही तो है। इसमें कौन किसकी पूजा करता है, कौन कैसे पूजा करता है, इसका कोई इसमें प्रावधान थोड़ी है। जो अपने मर्जी से जैसे मर्जी पूजा करो, जैसे मर्जी अपने भगवान की आराधना करो, प्रसन्न करो भगवान को। ये तो हमारा जीवन जीने की व्यवस्था है कि हम देश में कैसे रहेंगे, हमारे देश में कैसे हमारी कानून व्यवस्था चलेगी। आपको कोई अलग से राइट देश में दिया जाए, ये तो मैं मानता हूँ कि देश हित में नहीं है। देश एकजुटता से और एक अखंडता से साथ में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आपस में लोगों में किसी भी प्रकार का कोई मनभेद मतभेद ना रहे और सब लोग एक स्वरूप से आगे बढ़ेंगे तो देश में के लोगों में एक सकारात्मक संदेश भी जाता है। विरोधियों का कहना है पहले आप 3 तलाक के खिलाफ बिल ले आए, फिर आपने कश्मीर से 370 वाली धारा हटा दी और अब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आ रहे हो। बोलते हैं कि देश में मुसलमान असुरक्षित है। आपको देखिए, असुरक्षित आज विपक्ष है। सबसे बड़ी बात तो आप ये समझो, मुसलमान की कितनी सुरक्षा हो रही है और मुसलमान हमारे अल्पसंख्यक बंधु आज कितने सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं, उसका उदाहरण आप यूपी की गलियों में, मुजफ्फरनगर, इस आसपास के क्षेत्र में घूम लीजिएगा, देख लीजिएगा शामली के आसपास में कैसे आज उनका जीवन बदला है, कैसे उनके घर पे आज प्रधानमंत्री आवास पहुंचा है, कैसे उनके घर पे आज शौचालय पहुंचा है, कैसे उनके जनधन खाते खोले हैं, कैसे उनके घर में भरपेट राशन पहुंच रहा है। वो उनको जाके पूछो और वो बताएंगे कि आपने उनके साथ में क्या किया। आपने तो खाली उनका शोषण किया है। तो आज खतरे में है तो कांग्रेस खतरे में है। देश तो आज उन्नति के पथ पर और एकजुटता के साथ आगे बढ़ चुका है। आपने जो डिवाइड एंड रूल की राजनीति करी, इन लोगों ने तो बांटने का काम किया ना, बांटने से ही तो इनकी राजनीति चली है। लेकिन आज जब देश एकजुट हो रहा तो इनको वो पसंद नहीं, क्योंकि इनकी राजनीति की ज़मीन खिसक रही है। लेकिन यही एकजुटता विपक्ष भी दिखा रहा है। देखिए, पटना से लेकर बेंगलुरु और बेंगलुरु से लेकर अब मुंबई में 26 दलों का जो एकता दिखाई दे रही है, विपक्षी एकता, क्या लगता है? भविष्यवाणी तो वो कर रहे हैं अपने खेमे से निकल के कि 6 महीने बाद भाजपा जाने वाली है, मोदी जी को हटने वाले हैं, ममता बनर्जी भी कर रही है, नीतीश कुमार भी कर रही है। क्या लगता है 6 महीने? मुझे एक बात बताओ, इन 26 को एक साथ आने की जरूरत क्यों पड़ी? कहीं ना कहीं इनका अस्तित्व खतरे में, तभी तो पड़ी ना। ये सोच रहे कि भाई मिल जाओ, नहीं तो तुम भी ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये ख़त्म ही हो चुके हैं। ये जो आज जो जिस प्रकार से ये अपनी एकजुटता दिखाने की जो प्रयास कर रहे हैं, ये इनकी प्रयास अभी तो चल रही है, क्योंकि अभी चुनाव में समय है, अभी तो चल रहा है। वो जा रहे हैं, वो आ रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव आएगा आप सबको इनका गिरगिट के रंग दिखने लगेंगे जी। और इस प्रकार से भागेंगे कि जिस प्रकार में आप जब कहीं एक झुंड के अंदर छोटी सी भी पत्थर की कणी डाल देते हो ना, तुरंत फैल जाता है। ऐसे भागेंगे, ये लोगों का पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि देश ने इन लोगों को नकार चुके हैं। और आज ये लोग ख़त्म होने के कागार पर है, तभी इस तरह से फड़फड़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष एकजुट हो चाहे ना हो, हमें इससे मतलब नहीं। हमें हमारी जनता, भारत की जनता एकजुट है और जनता आज मोदी जी के साथ में है, पूरा विश्व उनके साथ में है। इनके ना होने से ना होने से हमें कोई फ़र्क नहीं। हमारी जनता सही होनी चाहिए, हमारे जनता के प्रति हमारी भावना और जनता की भावना हमारे प्रति सही होनी चाहिए। हम उसी पे ध्यान रखते हैं। हमारा केंद्र हमारी देश की जनता है। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए धर्म ज्ञान को आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत शुभकामना। नमस्कार।